प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट जो सेकंड है जिसमें हमने जेनेटिक्स शुरू कर रखी है, जेनेटिक्स का आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि मेंडल्स के लॉ की, तो आज हम यहाँ पर लॉ ऑफ मेंडल्स मेंडल के वंशानुगति के नियम उनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम देखिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी। ये जो फर्स्ट नियम है जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, डोमिनेंस का मतलब प्रभाव हमने बात की थी। जब हम किसी जनक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीन पाए जाते हैं और ये जीन जो है वो पेयर में उपस्थित होते हैं, और उस पेयर के अंदर एक जीन या दोनों जीन रिसेसिव प्रकार के हो सकते हैं या डोमिनेंट प्रकार के हो सकते हैं। प्रभावी या अप्रभावी। तो ये जो प्रभावी हैं ये हमेशा कैपिटल, जैसे हमने टीटी लिखा था, और जो ये जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो, यदि हम लंबाई को लेकर यहाँ यदि एक कैरेक्टर लिया हमने लंबाई का, तो लंबाई के जो प्रभावी जीन है वो कैपिटल है, और जो रिसेसिव अप्रभावी है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रभावी जीन है उनको हम कैपिटल लिखते हैं, और जो अप्रभावी है उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संतति है या कोई भी जाति है उसके अंदर प्रभावी और अप्रभावी जीन जो है वो पाए जाते हैं। ये दोनों अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो रिसेसिव को क्या करते हैं, छिपा देते हैं या दबा देते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्रभाव को जो है वो प्रकट करते हैं। तो इसी आधार पर जो पहला जो लॉ दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो नियम था ये इन्होंने दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, यह आधारित था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को लेते हैं। मान लीजिए पौधे की लंबाई ये शुद्ध बोने हैं, शुद्ध लंबे, और दूसरे जो जनक था वो शुद्ध कैसा था, बोना था। तो ये हमने जनक लिए, यहाँ पर पेरेंट लिए, जिनमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, ये इनके क्या थे, जीन थे। अब देखिए यदि हम आगे इनका गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स बनने के दौरान इन दोनों में से एक यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों में से एक यहाँ, तो ये इनके क्या हो जाते हैं, युग्मक प्राप्त हो जाते हैं। और इन युग्मकों से जब हमें F1 जो पीढ़ी प्राप्त होती है, तो F1 पीढ़ी के अंदर ये क्या है, यहाँ पर F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, F1 जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो हमें लंबे प्राप्त होते हैं। लंबे हैं लेकिन कैसे हैं, अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा है और एक बड़ा है। लेकिन ये कैसे प्राप्त होंगी, सारी संतति जो है F1 पीढ़ी हमें लंबी प्राप्त होगी। लंबी का मतलब है यहाँ पर ये जो कैपिटल टी वाला जो जीन है ये कैसा जीन है, यहाँ पर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है और ये अपने प्रभाव को यहाँ प्रकट कर रहा है, और इस रिसेसिव के प्रभाव को जो है वो क्या कर रहा है, ये दबा रहा है या छिपाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी जितनी भी प्राप्त होगी हमें लंबे पौधे जो है वो प्राप्त होंगे। तो इस आधार पर इन्होंने ये पहला नियम प्रतिपादित किया जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, कि जो जीन प्रभावी हैं वो अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं और उनके आधार पर हमें जो संतति प्राप्त होती है उसके लक्षण हम जो है वो निर्धारित करते हैं। तो इन पौधों का जो हम कैरेक्टर निर्धारित कर रहे हैं तो ये पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे जो हैं वो प्राप्त होंगे।
ठीक है, तो ये इनका पहला नियम था जिसको हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको यदि हम लिखें पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम, ये दूसरा जो नियम था इसको इस नाम से जाना जाता है। ये जो लॉ था ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित था। हमने अभी देखा कि जब लंबे और बौने जब जनक में क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वो लंबे प्राप्त होते हैं, और इस F1 पीढ़ी के अंदर जो जीन है इनमें से एक तो है कौन सा, डोमिनेंट, और दूसरा कौन सा है, रिसेसिव। एक तो है प्रभावी और एक कौन सा है, अप्रभावी। ये दोनों साथ साथ है इसके अंदर, लेकिन जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है, सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो जिससे F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, F2 जनरेशन हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। और F2 जनरेशन के अंदर हम देखेंगे कि जब इनसे गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स निर्माण के समय ये जो जीन है वो क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, और ये अपना अलग अलग प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। यहाँ पर ये कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ हम देखेंगे कि F1 पीढ़ी के अंदर ये जो है वो साथ साथ थे। जब इनसे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो ये युग्मक निर्माण के समय ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और प्योर रूप से इनमें किसी का मिश्रण जो है वो नहीं होता है। और F2 पीढ़ी में ये अपना अलग से जो कैरेक्टर है या प्रभाव जो है वो प्रकट करते हैं। डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो रिसेसिव है वो अपना रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। यहाँ पास पास में थे, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तो ये गैमेट्स जो है वो पृथक हो जाते हैं। यहाँ पे युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो यहाँ पर जो गैमेट्स साथ साथ थे वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जब F2 पीढ़ी इनसे विकसित होती है तो ये शुद्ध रूप से पृथक हो जाते हैं। तो इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये हमारा दूसरा नियम था। और उसके बाद मेंडल ने जो थर्ड नियम दिया, इस थर्ड नियम का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। किस पर? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो जीनोटाइप है, सॉरी फिनोटाइप है, वो 9:3:3:1 क्या प्राप्त होता है? 9:3:3:1, यानी कि
9 पादप जो है वो एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे और एक जो है वो अलग कैरेक्टर वाला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यहाँ हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर, 2 लक्षणों को लेकर, इसमें हमने देखा था कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये था गोल, राउंड और पीले बीज वाले पादप, और ये थे कैसे, झुर्रीदार और हरे पादप, हरे बीज वाले पादप। तो पीले यहाँ गोल और यहाँ झुर्रीदार, यहाँ पीले और यहाँ पर हरे, इस प्रकार के क्या थे, जनक थे। जब इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त होता है क्या, ये हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, जो कैसे होते हैं, गोल और पीले, गोल और कैसे पीले बीज वाले जो पादप में प्राप्त होते हैं। लेकिन जब इनसे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो F2 पीढ़ी के अंदर हमें जो फिनोटाइप प्राप्त होता है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यहाँ पर यह है कि जो जीन यहाँ साथ साथ हैं वो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से इसमें ये आया, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रेड है तो ये अपने रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये स्मॉल वाई है तो यहाँ पर ये वाई यानी कि येलो, हरे पीले को जो है वो प्रकट कर रहा है। कई बार हम ये देखते हैं कि कई जगह इस प्रकार से या इस प्रकार से भी आ जाते हैं, यानी कि ये कैसे हैं यहाँ पर झुर्रीदार, और ये कैसे हैं, झुर्रीदार के साथ साथ कैसा हो सकता है, यहाँ पर हरा जो है वो हो सकता है, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि रेड इसके साथ क्या था, ये था, लेकिन यहाँ पर हरे भी हो सकते हैं, यानी कि गोल बीज के साथ साथ वो कैसे हैं, हरे भी हैं। तो इस प्रकार का फिनोटाइप भी हमें प्राप्त हो सकता है। या हम बात करें झुर्रीदार के साथ साथ हमें येलो जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार का फिनोटाइप हमें दोनों जीनों का स्वतंत्र रूप से यहाँ पास रहते हुए भी, इसमें क्या है, ये प्रभावी और अप्रभावी जो है वो पास रहते हुए भी अपना स्वतंत्र रूप से, इसको कहा जाता है स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को जो है वो प्रकट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो जीन है वो अपने प्रभाव या अपने लक्षण को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, किसी प्रकार से वो अपना कैरेक्टर जो है, चाहे वो रिसेसिव है चाहे वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करता ही करता है, साथ साथ में रिसेसिव भी अपना प्रदर्शन, जो लक्षणों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करता है, प्रकट करता है। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल के 3 नियम थे जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर ये आधारित थे। तो आज की क्लास में हमने ये नियम पढ़े। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।